नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई, जैसा कि हमने वादा किया था कि बिल्कुल जो है एज इट इज पहले हम लोग प्रीवियस सेट कराएंगे किसका, एसबीआई क्लर्क का, और मॉडल पेपर भी कराएंगे। तो पहले कुछ ईयर के रिसेंट जैसे 2021, 2022, 23 मतलब 3 से 4 हम प्रीवियस सेट आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। एक बार आप लोग लेवल समझ जाइए भाई, हमें पता आप लोग लेवल पता होगा, लेकिन फिर भी जो है उस क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोगों को बताएं कि पहले प्रीवियस सेट और फिर हम लोग क्या करेंगे, उस प्रीवियस सेट और मॉडल पेपर को मर्ज करके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई सभी लोग तैयार हो जाइए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लरिकल के अकॉर्डिंग है, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करो, ये सारे एग्जाम्स में लगभग वनडे एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। यानी अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो तो भी ये संभावना है कि कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट इस टाइप के आ जाए। तो चलो भाई, ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि भाई जो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं देखें, लेकिन अभी हम प्रीवियस सेट एसबीआई क्लर्क का करा रहे हैं। चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भाई जयकारा के साथ। यस, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिए। 2021 में क्वेश्चन नंबर पहला ही आया था, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में क्या होना चाहिए सर, एक बार हम डीआई को देखेंगे और अगर हमें एक बार में समझ में आ जाता है तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। हम नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे। फिलहाल देखिएगा, क्या ये टफ है सर? दिया द बार ग्राफ गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ फ्लैट एंड नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट 5 बिल्डिंग, यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लैट दिया है। ये टोटल नंबर ऑफ फ्लैट जो है वैकेंट फ्लैट और ऑक्यूपाइड फ्लैट, यानी जो खाली हैं और जो भरे हुए, दोनों टोटल फ्लैट का मतलब कुछ जो है खाली है और कुछ जो है उसमें लोग रह रहे हैं, उनके बराबर होगा। तो जैसे यहां ब्लू वाला, यानी ए की बात करेंगे, अगर बिल्डिंग ए की बात करेंगे, 400 क्या है भाई, 400 टोटल फ्लैट है, जिसमें ए वैकेंट खाली 150 है। तो 400 फ्लैट है, 150 खाली, यानी 250 लोगों, 250 फ्लैट में कोई ना कोई रह रहा होगा। 450 फ्लैट है जिसमें 100 लोग क्या है, वैकेंट है, यानी 300 फ्लैट में कोई ना कोई रह रहा होगा। तो इसका मतलब देखते ही समझ में आ जाए सर ये आसान क्वेश्चन है, टफ वाला नहीं है। तो पहले इसको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ वैकेंट फ्लोर बिल्डिंग सी एंड डी टुगेदर, वैकेंट यानी खाली, देखो वैकेंट सी एंड डी टुगेदर 180 200, यानी कितना, 180 200 2 1 380, जो 380 है टुगेदर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट इन डी एंड डी, मतलब कह रहा भैया सी और डी में जो वैकेंट है, तो हमें भैया वैकेंट तो डायरेक्टली ये दिया है, और कह रहा है कि आप बताओ डी और यू में ऑक्युपाइड कितने हैं, डी और ई में ऑक्युपाइड कितने हैं। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते भाई। 600 का टोटल है, 200 वैकेंट है, यानी 400 भरे हुए हैं, किसमें, डी में। अगर 400 टोटल है, 180 फिल है, यानी 220 क्या है भाई, 220 डेफिनेट जो हैं भरे हुए फ्लैट है, यानी सी और डी और ई में 4 2 620। ध्यान दीजिएगा, 4 2 620, यही तो हुआ ना, ध्यान समझिए। डी और ई की बात करें 620, यानी 620 फ्लैट में लोग रहते हैं। तो जो 380 डी और सी और डी में नहीं रहते हैं जितने लोग, वो डी और ई में रहते हैं कितने लोग, उसका कितना परसेंट है, सॉल्व कर दे एक लाइन का आंसर। बताओ, कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइंड हमारे कंफ्यूजन में है। वाह, वेरी गुड, सॉल्व कर दीजिए। आपको हो गए सर 2 2 31, 2 से 50, या ऐसे कर दो 2 से 1700, 1700 बटा कितना हुआ, 31 हुआ। सर 31 कितनी बार जाएगा, देखने समझ में आ गया, 3 5 15 5 बार जाएगा, 3 6 18 ना, 3 कम 3 3 3 6 सॉरी 6 कम 6 3 18, यानी 1860, और ये है तो मतलब 60 से कम आएगा, इसका मतलब 55%, 55 आएगा ना, बस हो गया भाई। 60 से कम आएगा, 60 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा हो गया, और 60 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब 55 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, बस आसानी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को देखना है, समझना। चलिए इसको प्रैक्टिस करो ध्यान से। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट इन ए एंड ई टुगेदर, ए और ई की बात करो भाई। ऑक्युपाइड यानी कितने में आदमी रहते हैं भाई, 400 टोटल फ्लैट ए में है और 150 लोग, 150 फ्लैट वैकेंट है, यानी कितने में लोग रहते हैं, 400 माइनस 150 यानी 250, 250 जो है फिल है, 250 में लोग रहते हैं। वैसे 400 में से 180 घटाओगे, ये टोटल फ्लैट है, ये वैकेंट फ्लैट है, इसका मतलब हुआ कि आपको कंफर्म होगा 220
में रहते हैं। तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑक्युपाइड फ्लैट ए एंड ई टुगेदर? तो ए एंड ई का मतलब कितना हुआ? 250, 220 का मतलब 470, तो 470 ये हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। और उसके बाद क्या कह रहा है? तो और वैकेंट फ्लैट इन सी एंड डी टुगेदर, वैकेंट सी और डी टुगेदर 180, 200, 380, 380, बस यार कितना आसान है। 4738 है कहीं? 4738 गलत है भाई। ए और ई में मिलाकर कब्जे वाले फ्लैटों का, भाई ए और ई में कब्जे वाले फ्लैट का मतलब क्या है भाई? ए में 400 में से 150 तो 250 वरना 300-400 तो हो गया भाई। 400 सही तो है बिल्कुल भाई। 250 ये हो गया, 400 470, हाँ 220 ये हुआ, 470 ये हुआ। ऑप्शन गलत है क्या गलती से? टू वैकेंट फ्लैट सी एंड डी टुगेदर। चलो कोई बात नहीं, तरीका समझ में आ गया ना। वैकेंट का मतलब ये हुआ भाई, सी और डी में 180 200 तो 380 ये हुआ, 47 38 हुआ भाई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, यानी ऑप्शन गड़बड़ है, हम सही हैं। वेरी गुड। चलो इसको बताओगे आप लोग, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई। तो एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट ए और ई का मतलब, ए में वैकेंट 150 है, ई में 180, कितना हो गया? 330। तो 330 दोनों मिलाकर वैकेंट है, डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज हो गया। इसका मतलब 165 क्या है? यानी एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट ए एंड ई, दो फ्लैट की बात की जा रही है। ए में 150, ई में 180, दोनों जोड़ोगे तो 150 150 यानी 300 और 30 और जोड़ दो, डिवाइड बाय 2, ये एवरेज हो गया। देखो कह रहा एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन बिल्डिंग ए एंड ई इज व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्युपाइड फ्लैट बिल्डिंग सी। तो सी में ऑक्युपाइड फ्लैट, आप बताओ सी में कितने ऑक्युपाइड हैं? आप कहोगे सर 550 टोटल है, 180 भरी हुई है। वाह, तो 550 में से 150 घटा दो सर, 400, 400 में से सर 30 और घटा दो, कहोगे सर 370, ये तो हुआ। अच्छा ऐसे कर दो यहाँ पे, तो मतलब ये हुआ कि जो एवरेज 165 है वो 0 से 0 गया 0। कुछ लोग ऐसे करेंगे ना, 15 में से 8 गया यहाँ पे 7, और यहाँ कहेंगे 4 में से 1 गया 3, सर 370, वही तो कह रहे थे ना, इंटू 100, बस सॉल्व कर दो। तो एक लाइन का आंसर है सर 1650 डिवाइड बाई 37। सॉल्व करिए सर, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, कंफर्म है। 4 चौक 16 तो कंफर्म है। तो देखो 4 चौक 16 मतलब 40 अगर मान लें, सॉल्व करिए। 4 7 28, 4 3 12, 12 2 14। तो अगर 40 गुना करोगे 1400, सही 40 से ज्यादा आएगा। तो 40 से ज्यादा आएगा इसका मतलब कितना भाई? 50 तो हो नहीं जाएगा। 40 1480 तो 50 के आसपास जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी आसपास 50 के जाएगा। चाहे चेक करो तो 0 हुआ, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, 1850 है। 1850, 1650 200 का अंतर है भाई, बहुत डिफरेंस आ रहा है। 40 और 50 के बीच में 45 के आसपास आना चाहिए, लेकिन बहुत डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, लगा सकते हो। 4 7 28, 4 3 12 2 14। तो फिलहाल डिफरेंस किससे है? इसी से सॉल्व कर लोगे। ओके चलो इसको बताओगे। इतना ऑप्शन कहीं गलत, इतना अंतर आता नहीं है, थोड़ा डेंजरस आता है। आप कहोगे टोटल फ्लैट इन बिल्डिंग बी एंड डी टुगेदर। टोटल फ्लैट बी और डी, बी में कितने भाई? 450, डी में कितने? 600। तो 6 4 10 यानी 1050 टोटल बी और डी में फ्लैट है। ठीक है। हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ मोर या लेस देन बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर, मतलब ए और सी में टोटल की बात कर रहा है। ए और सी में तो ए में कितना? 400 भाई, सी में कितना? 550, तो 5 4 950। ये कह रहा है कि भाई यहाँ जो है, यहाँ का मतलब बी और डी में ना, ये जो बी और डी में टोटल फ्लैट है ये 1050 है। ये जो है ए और सी में टोटल फ्लैट है 950 है। इससे ये कितना ज्यादा कम है? तो जाहिर सी बात ज्यादा है, परसेंटेज मोर होगा, लेस तो होगा नहीं। मोर कितना होगा? 1 0 कैंसिल हुआ, 5 से भी कट कर सकते हो। ये 19, 5 से 21, तो यानी कितना ज्यादा? 2, किससे? 19 से इंटू 100। मोर और लेस निकालना तो रेशियो में निकाल लोगे और आसान हो गया। 1/19 की वैल्यू 5.26 और 10.25। अच्छा अरे यार परसेंटेज, एक ही ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये जो है क्या कह रहा है? परसेंटेज मोर देन नहीं, हाउ मच मोर और लेस देन, हम ध्यान ही नहीं दे। हाउ मच मोर और लेस देन ओरल हो गया भाई। ये 1050 हुआ, 950 हुआ, तो 950 से यानी 100 ही तो ज्यादा है। एक लाइन का आंसर है, मतलब चुटकियों में बजा के आंसर बता सकते हो। ये तो हम जो है और लेंदी कर दिए। चलो इसको बताओ आप लोग। इफ 3 पीपल लिव इन ईच ऑक्युपाइड फ्लैट ऑफ बिल्डिंग ए, अगर हम ए की बात करें भाई, 400 फ्लैट हैं, 150 खाली हैं, यानी 250 में लोग रहते हैं। और ये कह रहा कि ईच फ्लैट में जो रहते हैं 3 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब 250 में 775, इतना 25 3 75, 750 लोग रहेंगे, कंफर्म है।
2 पीपल लिव इन ईच ऑक्यूपाइड फ्लैट बिल्डिंग बी। अगर बिल्डिंग बी की बात करो 450 टोटल फ्लैट हैं, 100 फ्लैट ऑक्यूपाइड है, मतलब लोग नहीं रहते, वैकेंट है, तो बचा कितना सर? 350 फ्लैट बचा है जिसमें लोग रहते हैं, और एक में 2 लोग रहते हैं, 350 में 700 लोग रहते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बी। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिल्डिंग ए एंड बी। भैया कितना? 750 और 700, 1450। 1450 कहीं है? नहीं है। 1400 है लेकिन 1450 नहीं है, तो 1450 बना लो। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ओरल बता सकते हो। चलो नेक्स्ट देखोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन ना अभी बताने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप लोगों को देखने समझ में आ रहा होगा। भाई कुछ नहीं करना, बिल्डिंग ए बी सी डी ई बिल्डिंग थी, 5 बिल्डिंगें थी, और टोटल बिल्डिंग में फ्लैट और जितने वैकेंट थे ये दिया है, तो ऑक्यूपाइड वाला आप लोग घटा के निकाल सकते हो और उसी से क्वेश्चंस निकाल लोगे। और ये सब हम लोग बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन दिया, ये आसान वाला दिया गया। इसको बताओ। अब नंबर सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो भाई, डीआई में ऑप्शन होता लास्ट में करें, लेकिन नंबर सीरीज कोई बात नहीं, अगर आपको इजी लग रहा है पहले कर सकते हो। जैसे अगर आप 0.2 2.7 7.7, मतलब ये है कि लोग बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, जब डबल डबल के आसपास सब हो रहा है, जब बहुत तेजी से नहीं बढ़े तो इसका मतलब डिफरेंस कुछ करोगे ना पॉइंट वगैरह में, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने का मतलब एक सीक्वेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो भाई 0.2 और 0.27 का डिफरेंस कितना भाई? 2.5 है। अच्छा, इसका अंतर कितना है? 5 है। ओहो, अब तो कुछ एक आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, 7.15.5 का डिफरेंस कितना है? कहोगे सर इसका डिफरेंस जो है 7 × 14 यानी 7.5। अब तो इजी हो गया, एक आइडिया लग गया आपको कि यानी 2.5, 5, 7.5, इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई? 7.5 10 होना चाहिए, यानी 15, इसका मतलब 25.2 ऑप्शन में होना चाहिए। अगर है, अरे वाह भाई, बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाँ, अब आप लोग देख भी लो कि 25.5 से आगे क्या जुड़ना चाहिए? 12.5 जुड़ना चाहिए, तो इसमें 12.5 जोड़ोगे, क्या आएगा? बिल्कुल ये आएगा। इसका मतलब सही आंसर 25.2, बिल्कुल देखते ही आंसर। एक देखो, यानी 5 सेकंड तक आप लोग पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर अप्रोच लगाओ। अगर समझ में आ जाता सीरीज तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया तो जूझना नहीं है। 10 सेकंड के अंदर में आपको ये समझ में आ गया सर हमें अटेम्प्ट करना नहीं करना, 5 सेकंड में समझ में आ गया अटेम्प्ट करना नहीं करना, और 10 सेकंड में कुछ न कुछ आइडिया बनने लगेगा तो आगे प्रोसेस करोगे, अदरवाइज स्किप करके अगले क्वेश्चन चले जाओ। मतलब क्वेश्चन छोड़ने में कोताही मत करो, मतलब जहां आपको लगता है कि टाइम टेकन है तुरंत छोड़ दो। चलो इसको बताओ क्या होगा सर? यहां पे 15 चौका 60, 6 त्रिक 18। अच्छा, ये कंफर्म में मल्टीप्लाई तो है, क्योंकि मल्टीप्लाई अब डायरेक्टली है। कैसे? क्योंकि देखो बढ़ रहा है ना बहुत तेजी से, तो एक आइडिया हो गया भाई 15 चौका 60। देखिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं है। अच्छा, यहां देखो कितना भाई, 60 का कितना गुना है? तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 3.5 गुना है। वाह वाह भाई, वेरी गुड। अब शायद एक आइडिया लग गया, 4 गुना 3.5 गुना, इसका मतलब कितना? 3 गुना है। हाँ, 21 × 63, 3 गुना है। अरे भाई बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये 2.5 गुना होगा। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ 2 गुना होगा, मतलब 4, 2.5 जैसे होता ना 0.55 के गैप में कम होगा या बढ़ता है? यहाँ कम हो रहा है तो कम कर दो, तो इसका मतलब कितना हुआ? 2 पंचे 10, 214, 15, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 2 1 3, यानी 3150 द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये आसान था, 2021 में पेपर आसान आया था भाई। चलो इसको बताओगे। 45, 49, 40, अरे भाई ये तो और इजी कर दिया गया। देखो 45, 49, 4 कहाँ है? यहाँ कितना? 9। ओहो, देखो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर समझ में आया ना भाई, जुड़ा है, और यहां से यहां जुड़ा है, फिर यहां से घटा है, यानी 3 का स्क्वायर घट गया, फिर जो है 4 का स्क्वायर, नहीं 2 3 के बाद 5 का स्क्वायर है ना, यहाँ 25 का अंतर है, यानी 5 का स्क्वायर है, तो 2 3 5 एक समझ में आ गया। या तो ये क्या होंगे? प्राइम नंबर का सीक्वेंस ना, 2 से स्टार्ट हो 3 और फिर 5 आ जाए तो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। या जोड़ोगे तो आगे कितना? 7 होना चाहिए। क्या है? 49 घटाओगे, बिल्कुल ये -49 है, इसका मतलब -7 का स्क्वायर। तो डेफिनेट आगे क्या होगा? तो भाई 2 3 5 7 के बाद प्राइम नंबर की बात करो, क्या आएगा? 7 के बाद 11, यानी प्लस का 1 to 1, 1 to 1 का मतलब प्लस का 11 का स्क्वायर, यानी प्राइम नंबर के सीक्वेंस में स्क्वायर जुड़ घट रहा है। तो 121 और प्लस 16 कितना हुआ? आप कहोगे सर 137 है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 137 इज द करेक्ट आंसर।
अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हैं भाई, ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये भी मल्टीप्लाई हो रहा भाई, जैसे यहां 4 5 4 9, 5 किसी का नहीं है तो क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई हो रहा, डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो चलो ऐसे कर दो ना, 4 एकम 4 प्लस 5, नहीं भाई 4 दुनाई 8 कर दें, 4 दुनाई 8 प्लस 1, देखते चेक करते हैं, 9 3 7, अरे वाह देखो, मतलब 4 9 9 3 27 इसी के आसपास था, इसलिए जैसे ये 5 36, मतलब ये 6 गुना, इसका मतलब 5 गुना, ये 4 गुना, ये 3 गुना, ये 2 गुना, मतलब लगभग की बात करें जो मल्टीप्लाई हो रहा वो लगभग कितना गुना है, ये 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये 5 गुना, ये 6 गुना लगभग है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, बिल्कुल भाई, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9 3 जा 27 प्लस 1 इतना, तो 28 इंटू 4 प्लस 1, 28 100 का 116 प्लस 1 117 इज द करेक्ट आंसर है, नहीं 56 दुनाई 12 113 सही है, यानी 2800 का 112, 4 32 हुआ, 4 दुनाई 8 3 11, यानी 112 प्लस 1 कितना 113, तो कंफर्म है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, 113 है ना, 113 का 5 गुना करो तो यानी कितना हुआ 565 और प्लस 1 कितना हुआ 566, इसका मतलब सही आंसर है। तो 2 3 4 कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में मल्टीप्लाई किया गया और मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। देखो इतना ही टाइम अटेम्प्ट करने में लगाना है, अगर डाउट हो रहा जरा सा भी तो छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। जैसे ये देखो 22 30 41 56 102, ये तो कंफर्म है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ना, इसका मतलब ये जोड़ना घटाया गया होगा, ये तो क्लियर हो गया पहले ही। 22 30 का अंतर भाई प्लस 8 हुआ, 30 41 का अंतर भाई प्लस 11 हुआ, वाह 11 और 56 का है, यानी कितना प्लस का 9 6 15 हुआ, आगे कितना, तो 11 8 3 11, यहाँ 4, मतलब एक एक बढ़ के हो रहा ना, जैसे जब डिफरेंस हो रहा है, तो भाई 8 3 11 11 4, तो आगे 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, यानी 56 और 20 कितना हुआ 76, तो आगे ये भी समझ में आ जाएगा, तो मतलब ये 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब आगे 6 होना चाहिए 26, क्या 76 में 26 102 होगा, बिल्कुल सही है, इसका मतलब 76 द करेक्ट आंसर। तो डिफरेंस से ही देखते ही समझ में आ जाए भाई कि आंसर सही है, तो आप लोग इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आसान होगा, नहीं तो टफ बना दोगे भाई। अरे यार हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया, चलिए डायरेक्शन दिया गया, मतलब नीचे डेटा ABC में कुल छात्रों की जानकारी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। देखिए आगे क्वेश्चन में कैसे दिया भाई, यही चीजें देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया, इसी में बनाए ना, एक में बना ले बाकी समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो हिंदी में ही बनाते भाई, कोई इशू नहीं है, कि जैसा कहो कि वहां स्पेस नहीं है भाई। कक्षा A कुल छात्र में 90 है, समूह X में इतना इतना, मतलब कक्षा A कक्षा B कक्षा C में समूह XYZ दिया, छात्रों की संख्या दिया है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिया गया, 1 2 3 यानी DI के क्वेश्चन है। वाह, ये देखो इसी को इसको बोलते हैं बेसिक चैप्टर बेस्ड DI, तो इसका मतलब आप लोगों को खुद से डेटा बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। कक्षा A ना, कक्षा B कक्षा C X Y Z ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक जनरल आइडिया लगा लोगे, बताओ ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, बता ऐसे बना लो, या जरूरी थोड़ी लाइन खींचना, ये तो हम समझने की लाइन खींच रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्टली लिखो। कुल छात्रों की संख्या 90, समूह A की बात करें, कक्षा A की बात करें 90 है, टोटल स्टूडेंट 90 ना, और समूह X में 30 छात्र हैं, इसमें X में 30 भर दो। समूह Y और Z में छात्रों का अनुपात 1 और 2, भाई टोटल A में 90 छात्र हैं और समूह X में 30 हुआ, तो Y और Z में मिलाकर कितने हुए, यानी A में Y और Z में मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, Y और Z में मिलाकर कितने हुए सर 60 हुए, और रेशियो कितना है, Y और Z में संख्या का अनुपात 1 और 2 है, YZ में 1 और 2 है, तो यानी 3 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 20, तो 20 ये हुआ और 40 ये हुआ, इसका मतलब देखो 3 2 5 4 9 90 हो गया, मतलब इतना आसान क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं भाई, आसान दिया, क्या करोगे, समूह B की बात करो, कुल छात्रों की संख्या 80 है, डायरेक्टली 80 दिया है, यानी सब XYZ सभी ग्रुप में मिलाकर 80। XYZ में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है, मतलब सम 80 दिया है, रेशियो 8:5:3 है, ये X में Y में Z में, तो 8 5 13 और 3 कितना 16, 16 पंचे 80, 5 8 40, ऐसे ओरली करोगे 5 25 और 5 3 15, तो ये 80 का डिस्ट्रीब्यूशन 8:5:3 के रेशियो में हो गया, ओरली हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल, ये 5 3 8 8 5 13 3 16 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 5 और 5 8 40, 5 5 25 5 3 15, XY ग्रुप में कितने स्टूडेंट है फिल कर लिया।
बस एक बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कह रहा कि समूह वाई में छात्रों की संख्या समूह एक्स की तुलना में आधी है। समूह वाई में एक्स की तुलना में आधी है। भाई सी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वाई में एक्स की तुलना में आधी, यानी यहाँ 2 होगा तो यहाँ 1 होगा ना। सी में समूह एक्स के छात्रों की संख्या, सी के समूह एक्स में छात्रों की संख्या समूह एक्स में छात्रों की संख्या 20 अधिक है। एक ही ध्यान दे, क्या कह रहा भाई, समूह वाई में छात्रों की संख्या एक्स की तुलना में आधी है, ठीक है, 2 और 1 है। यदि कक्षा सी के समूह एक्स में छात्रों की संख्या कक्षा ए के समूह एक्स में, कक्षा ए के समूह एक्स में यानी जो 30 है में छात्रों की संख्या से 20 अधिक, वाह भाई वाह, ये तो दे दिया गया भाई। जो सी में समूह एक्स में ए से 20 ज्यादा है, यानी 20 ज्यादा है, तो इसका मतलब कितना है, आप कहोगे 20 ज्यादा है, 30 का 20 जोड़ोगे 50, तो 50 है, तो इसका मतलब इसका आधा ही होगा 25, ठीक है। और अगर कक्षा सी के समूह जेड में छात्रों की संख्या एक्स में छात्रों की संख्या से 20 कम है, यानी ये एक्स से 20% कम है, तो आप बताओ इसका 20% कितना होगा, यानी 1/5 10 होगा, 10 कम का मतलब 40, इसका मतलब 5 4 9 2 11 115 छात्र इसमें है ना। 5 4 9 2 11 115 छात्र समूह जेड में। अब जो क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व करो, मतलब ये एक मैक्सिमम 1 मिनट में सब डेटा लिख के पढ़ के समझ जाओगे। अब इससे क्वेश्चन जो बनेगा निकाल लो। सभी कक्षाओं के समूह वाई में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। सभी कक्षाओं के समूह वाई में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई इन ऑल द क्लासेस। ग्रुप वाई सभी क्लासेस में 20 20 40, ये 25 25 50 और 20 70, यानी 70 आंसर सही है। एक लाइन का आंसर है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जब टफ होंगे तो आंसर बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप एक्स ऑफ क्लास बी, नंबर ऑफ ग्रुप एक्स क्लास बी कितने हैं, ग्रुप एक्स क्लास बी 40, ध्यान दीजिएगा 40 40। व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप वाई ऑफ क्लास सी, ग्रुप वाई क्लास सी, देखो ग्रुप वाई क्लास सी 25, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, ग्रुप वाई 25, तो 40 25 का कितना परसेंट है, इतना आसान क्वेश्चन, 2500 का 100 4 चौक 16 160%, ऑप्शन नंबर ए। ये सब सेकंडों में सॉल्व होंगे, बस एक बनाना था आप लोगों को। कहोगे सर देयर इज अ टोटल 34 गर्ल्स इन क्लास ए, क्लास ए की बात करोगे 34 गर्ल्स, पहले लिख लो फिर डेटा देखो। क्लास ए, इफ 12 गर्ल्स आर 12 मतलब 34 गर्ल्स हैं ए में, एंड ग्रुप एक्स, इफ 12 गर्ल्स आर इन ग्रुप एक्स, इसके ग्रुप एक्स में 12 गर्ल्स हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप वाई एंड जेड टुगेदर इन क्लास ए, नंबर ऑफ बॉयज वाई एंड जेड में इतना। तो ध्यान दो क्या कह रहा भाई, ए में टोटल 34 लड़कियां हैं और जिसमें 12 एक्स में हैं, वाह भाई। ए में टोटल 34 लड़कियां हैं भाई, और 34 लड़कियां हैं, आपको पता है 90 टोटल छात्र हैं एक्स वाई जेड में ग्रुप ए में, 34 लड़कियां, तो 90 में से 34 घटा दोगे तो 16, यहां हो गया 50, 16 का मतलब यहां घटाओगे तो यहां 6 हुआ, यहां 8 में से 3 56, ये हुआ ना, यहां 0 से 4 गया 6 हुआ, 8 से 3 गया 5, यानी 56 बॉयज हैं। 56 बॉयज टोटल एक्स वाई जेड में मिलाकर हैं ना। अब कह रहा है कि भाई एक्स में जो है गर्ल्स 12 हैं, गर्ल्स एक्स में गर्ल्स 12 हैं, तो वाई जेड में कितने बॉयज हैं भाई, वाई गर्ल्स 12 हैं तो वाई जेड में कितने बॉयज हैं आप बताओ। तो आपको एक लाइन में समझ में आना चाहिए भाई, टोटल गर्ल्स 34 हैं, हमें पता है टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज कंफर्म है, ठीक है। अब जब आप लोग को सीधा सीधा कह रहा भाई, सीधा सीधा कह रहा है कि वाई और जेड में क्या है, हमें बॉयज चाहिए भाई। अगर यहां की बात करो, देखो इसकी बात करोगे 30 में 12 गर्ल्स एक्स में हो जाएंगी, 30 में 12 अगर गर्ल्स हो जाएंगी, इसका मतलब 18 बॉयज यहां हैं, इसमें 18 बॉयज हैं, तो तीनों में कुल 56 बॉयज हैं और 18 एक्स में हैं, तो 18 56 में से 18 घटा दोगे तो वाई और जेड में बॉयज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कहोगे यस सर, कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। कहां है 38, यस। कितना कंफ्यूजन किया आपको, मतलब उसी से आपको 5 क्वेश्चंस बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एक्स इज हाउ मच मोर लेस देन टोटल ग्रुप जेड, टोटल ग्रुप एक्स में कितने मोर या लेस हैं ग्रुप जेड में, ध्यान दीजिएगा। एक्स में और जेड में आप लोगों को टोटल स्टूडेंट निकालना है, एक क्वेश्चन बनाने के बाद सारा उसी से निकालना है। तो कहोगे एक्स में टोटल कितना हुआ, देखो 4 3 7 5 12 120, अब वहां लिखोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा ना, एक्स में 120, जेड में 4 4 180, 80 10 90 5 95 95,
तो 120 95 से कितना अधिक है भाई, आप लोग बता सकते हो। एक्स में टोटल कितना हुआ, 120 हुआ और ये कितना हुआ 95। तो वैल्यू में पूछा गया क्या, हाउ मच मोर और लेस, हाँ परसेंट नहीं पूछा गया, हाउ मच मोर और लेस देन। अरे एक लाइन का आंसर भैया कि 120 95 से कितना अधिक है, आप कहोगे सर 25 अधिक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कितना होगा, कहोगे फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू क्लास स्टूडेंट इन क्लास सी। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन एवरेज स्टूडेंट ग्रुप एक्स इन क्लास ए, ग्रुप एक्स इन क्लास ए एंड बी टू टोटल स्टूडेंट क्लास सी, इन बी टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी। बी में मतलब ये क्या दिया गया भाई, कक्षा ए और बी में समूह एक्स के, अरे इंग्लिश में गलत लिखा क्या हम लग रहा, कक्षा ए और बी में समूह एक्स के औसत छात्रों और सी में कुल छात्रों के बीच अनुपात बताना है। तो हिंदी में पढ़ लो भाई, ये समझ कंफ्यूजन हो भाई। कक्षा ए और बी में समूह एक्स के औसत छात्र, ए और बी में समूह एक्स के कितने हैं, डिवाइड बाय 2 ये औसत ये, और सी में कुल छात्रों के बीच, सी में कुल छात्रों के बीच कितना अनुपात है। तो कहोगे सर ए और बी में एक्स में और सी में कुल, तो कहोगे सर ए और बी में एक्स में एवरेज, तो ए और बी में एक्स में 30 40 70 और डिवाइड बाय 2 35, एवरेज कितने हैं डायरेक्टली बता दोगे सर 35। और जेड में कह रहा है टोटल स्टूडेंट, सी में टोटल स्टूडेंट ना, सी में टोटल स्टूडेंट 115। देखो ये कह रहा ना, सी में टोटल पूछा था, कुछ और पूछा जा रहा है, सी में टोटल पूछा जा रहा, हाँ ठीक है 115 ये हुआ और 35 ये हुआ, 5 से 5 7 35 और 5 से 23, 7:23। देखते ही समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आसान था भाई, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, बहुत इजी था, टफ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। यानी ये भी क्वेश्चन आप लोग डीआई के, देखिए अभी तक 15 क्वेश्चन, हमें पूरी उम्मीद है आप लोग 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे, अगर सिर्फ सॉल्व करना हो तो। बताओ कोई डाउट है, हम अभी सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ऐसे धीरे धीरे क्योंकि भाई आपको समझाना भी तो है, थोड़ा बहुत तो स्पीड मेंटेन करना होगा आप लोगों को। क्या कह रहा है, तो रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी 3:5, स्पीड ऑफ ट्रेन ए 72, ध्यान समझिएगा, ए की चाल इतना है और बी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। दे आर रनिंग अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, ट्रेन ए क्रॉस बी इन 16 सेकेंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। वाह, आपको पता जब दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं और दोनों की स्पीडें जुड़ती हैं, टाइम दिया होता है, निकालना होता है। मतलब जो आप लोगों को निकालना है उस चीज का फॉर्मूला लगाओ। यानी यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो रिलेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे, जो दोनों ट्रेनों की लंबाइयां होती है ना। अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, दोनों की स्पीडों का सम होता है। टाइम की बात करेंगे तो रिलेटिव टाइम कितने मिनट में एक दूसरे क्रॉस करती हैं उसकी बात करेंगे। आपको क्या दिया भाई, दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की स्पीड दिया है, तो रिलेटिव स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 54, 72 और 54 कितना होगा, 4 2 6 7 5 12, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटे दोनों के रिलेटिव स्पीड हुआ। दोनों एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, यानी स्पीड रिलेटिव और टाइम 16 सेकंड में। इसका मतलब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का सम, यानी इसको 3x 5x मान लो, या 3 रेशियो में है ना, 3 और 5 L1 + L2 बना लोगे या ऐसे समझोगे। रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है लेकिन किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में, 16 सेकंड में पार करती है क्योंकि आंसर मीटर में दिया है। तो 18 7 124 7 और यहाँ पे 16 5 80 8 7 16 5 80 8 से 56 560 मीटर। ध्यान समझिएगा, 126 रिलेटिव स्पीड थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चालें जुड़ेंगी। ये 126 किलोमीटर में था, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकंड में चाल हुआ, और दोनों एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं। तो इस चाल से 16 सेकंड में 560 मीटर की दूरी जाएंगी, यानी रिलेटिव लेंथ 560, और दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का अनुपात 3:5 है, यानी 560 को 3 और 5 के अनुपात में बांटोगे तो 8 की वैल्यू कितना हुआ, 8 की वैल्यू 560, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 8 की वैल्यू 560 रेशियो में, 1 की वैल्यू 8 7 56 70, तो भाई 3 की वैल्यू 7 3 21, यानी 210 पहले की लंबाई हुआ, और कितना 7 5 35 350 दूसरे की लंबाई, और दूसरे की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, ये सब पता हमें पता है।
देखो किसकी बात कर रहा, वृत्त की बात कर रहा और किसका, वर्ग की बात कर रहा। तुरंत सर्कल की बात करोगे आपको कंफर्म है भाई, सर्कल की अगर हम बात करें रेडियस हुआ ये, और सर्कल का कुछ फॉर्मूले हमें कंफर्म है ना भाई, पेरीमीटर नहीं होता सर्कल का, सरकमफ्रेंस क्योंकि सर्कुलर पार्ट में होता है 2 पाई आर, ये सबको कंफर्म है। यानी इसका एरिया क्या होगा सबको कंफर्म भाई, पाई आर स्क्वायर, होता तो और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल इतना कंफर्म करोगे ये। अगर बात करोगे तुरंत यहां स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इसका पेरीमीटर की बात करो भाई, ये 4 पेरीमीटर की बात करोगे तो क्या होगा, 4 गुणे भुजा। एरिया की बात करोगे भाई साइड स्क्वायर, ये हमें कंफर्म है, यानी पहले माइंड में लिखने की जरूरत नहीं है, देखते ही कंफर्म हो गया। तो कहोगे सर द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28, इसका रेडियस सर्कल का 28 सेंटीमीटर है, इसका जो सरकमफ्रेंस है पेरीमीटर है, पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोलते, ध्यान दीजिएगा। तो भाई ये सर्कुलर पार्ट में वो हुआ, तो इसका जो 32 सेंटीमीटर मोर है स्क्वायर से भाई 28 सेंटीमीटर वाले जो है, अगर हम इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों एक ही चीज निकालेंगे तो 2 22/7 पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 28 है, तो 7 चौक 28 हुआ, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 117, यानी 176 सेंटीमीटर भैया इसका परिधि हो जाएगा। किसका पेरीमीटर, आपके सर्कल का पेरीमीटर हो गया। तो किससे, ये स्क्वायर से 32 अधिक है, यानी ये जो है स्क्वायर से ज्यादा है भैया, इसका मतलब इसमें हम 32 घटा देंगे, इसमें अगर हम 32 घटा देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना, 32 घटाओ तो सर 144, मतलब ये जो है 144 आ गया, 144 सेंटीमीटर वर्ग का आ गया। क्यों, क्योंकि जो सर्कल का पेरीमीटर था यानी सरकमफ्रेंस था वो वर्ग से 32 अधिक है, तो इसका मतलब इसका पता है, इसमें 32 कम कर दो, इसका आ जाएगा। अब जब इसका आ गया भाई तो अब तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपको स्क्वायर का पेरीमीटर पता है तो क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। जब पेरीमीटर पता है तो साइड पता हो गया, कितना कहोगे 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, यानी वर्ग की भुजा 36 सेंटीमीटर है भैया। अब वर्ग की भुजा 36 सेंटीमीटर है, वर्ग का एरिया क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। कितने लोगों का 36 का स्क्वायर 1296 पता है, जिनको नहीं पता होगा मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि टफ हो जाएगा। 50 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ओके बताओ, कोई कंफ्यूजन है? सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहां प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये सारे क्वेश्चन सर आप बहुत बार सॉल्व करा चुके हैं, वेरी गुड। तो अब बोट इन स्टीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर 30 किलोमीटर। एक चीज ध्यान दो, करा कि एक बोट जो है धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर 30 मिनट में जाती भैया। तो आप स्टीम में अगर 5 किलोमीटर 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ना, 30 से डिवाइड कर दोगे यानी 1 घंटे में 60 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में जाती है, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे। देखते ही समझ में आ गया भाई, आधे घंटे में 5 किलोमीटर तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अप स्ट्रीम में स्पीड है। वेरी गुड। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर, धारा की चाल पता है भाई 1.5 किलोमीटर पर आवर, then find the total distance covered by the boat when boat taking 46 hours to travel A to B and return to B। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, कह रहा कि भाई एक पॉइंट है यहां से A से B जाता है और B से रिटर्न आता है, मतलब B to A, तो जाने और आने में कुल 46 आवर लगते हैं, तो कुल दूरी कितना है? तो भाई सबसे पहले जाने में चाल आने में चाल तो बताओगे, तो बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे सर, हमें पहले से पता। भाई देखो धारा की चाल y है, अप स्ट्रीम में 10 है, तो अप स्ट्रीम में शांत जल में से धारा की चाल घटा के आती है ना, मतलब अप स्ट्रीम में चाल क्या लिखते हो, तो कुछ लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते होंगे ना भाई, जब अप स्ट्रीम में कंफर्म है कितनी है यानी 10 है, धारा की चाल कितनी है इतना 1.5 है, इसका मतलब शांत जल में चाल कितनी होगी? जाहिर सी बात है शांत जल में से धारा की चाल घटाने के बाद आती है अप स्ट्रीम में, तो यानी अप स्ट्रीम की चाल में से धारा की चाल जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, शांत जल में चाल कितना 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट अच्छा 11.5 किलोमीटर पर आवर कितनी शांत जल में चाल, लेकिन डाउन स्ट्रीम में निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम में निकालना है तो और जोड़ दो। क्या जोड़ दोगे भाई, समझ मारा क्या कह रहे हैं ना? देखो आपको पता है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, शांत जल में प्लस धारा की चाल जुड़ी हुई होती है,
अप स्ट्रीम में क्या होगा, शांत जल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। अगर अप स्ट्रीम में स्पीड 10 है और धारा की चाल 1.5 है तो क्या करोगे, इधर आओगे जोड़ दोगे ना, यानी 11.5 कितना, शांत जल में चाल। अब जाने में चाल, शांत जल में धारा की चाल जुड़ी हुई होगी, यानी 11.5 में अगर 1.5 और जोड़ देंगे, हमें देखते ही ये माइंड में कंफर्म होना चाहिए। तो यानी ये 13 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी। मतलब डाउन स्ट्रीम में स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हो भाई, एक व्यक्ति 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी गया और बी से ए आया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जाने और आने में कुल समय 46 घंटे लगे। तो दूरी बताओ तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कुल कितनी दूरी चली गई। तो एक लाइन का आंसर है भाई, आपको बताया ना, दूरी अगर बराबर है तो क्या करते थे, जाने में किस चाल से आता है 13, आने में किस चाल से आता है 10, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उल्टा टाइम का रेशियो 10:13, तो जाने और आने में कुल 46 है। तो जाने और आने में ये टाइम है डाउन स्ट्रीम में ये, और अप स्ट्रीम में जाने और आने में कुल 46 रेशियो 13 और 10 कितना हुआ 23 रेशियो टाइम लगा। सर 23 रेशियो की वैल्यू कितना हुआ 46 आवर हुआ, तो एक की वैल्यू 2 आवर हुआ, तो 2 हम 20 घंटे सर जाने में लगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 26 घंटे सर आने में लगे। ये तो था जब दूरी बराबर होगी भाई। यहां से देखो, धारा की विपरीत दिशा में दिया है, धारा की चाल दिया है, तो शांत जल में चाल निकल आई, और शांत जल में निकल आई तो धारा की दिशा में चाल कितना, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल जोड़ दोगे तो धारा शांत जल में 1.5 थी, आपको कन्फर्म था। धारा की दिशा में चाल 13, धारा की विपरीत दिशा में चाल 10, जाने और आने में चाल दिया है और जाने आने में कुल समय दिया है। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग, विद्वान लोग ये भी करेंगे कि भाई x किलोमीटर गया होगा, x आया होगा, x को 13 किलोमीटर से गया और x को जो है 10 किलोमीटर से वापस आया, कुल 46 घंटे लगे। तो सर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, करो, हमें क्या दिक्कत है, कर लो भाई, तब भी x आएगा। जो x आएगा डबल कर दोगे, टोटल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है ना, या एवरेज स्पीड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको बताए थे भाई, जब भी दूरी फिक्स होगा, जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात होगा। तो चाल का अनुपात दिया है तो उल्टा समय दिया, समय का सम दिया है, तो आप लोग इंडिविजुअल समय निकाल लोगे। तो ये ओरल बता सकते हो भाई, जाने में अगर 20 घंटे लगे तो आप बताओ जाने में दूरी कितना गया है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 20 घंटे में तो 260 किलोमीटर दूरी गया। ए से बी पॉइंट की दूरी 260, और अगर जाने आने में कितना हुआ, तो जाने आने में कितना, लेकिन क्या पूछ रहा है, तो नाव को ए से बी तक यात्रा करने और फिर बी से लौटने में 46 घंटे लगे। तो नाव द्वारा तय की कुल दूरी, कुल दूरी का मतलब भाई 260 गया होगा, 260 आया होगा, डबल कर दो, 26 दूना 52, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बार आप लोगों को सॉल्व करा चुके भाई, अगर ध्यान दो तो। चलो क्या करा, डिफरेंस द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम इन्वेस्ट इतना एट एसआई फॉर 2 ईयर एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम ऑफ इन्वेस्ट 20% पर एनम 1 ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज इतना, फाइंड द सम। वाह, किसी राशि को 15% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करने पर प्राप्त ब्याज का अंतर 2 साल के लिए एसआई पर उस राशि को निवेश करने 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से इतना है। मतलब कितना कंफ्यूजन है, हिंदी में गूगल से ट्रांसलेट करो ना, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई, थोड़ा सा पढ़ो। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन द सम इन्वेस्टेड 15% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो भाई अगर मान लो हम 100 रुपए हमारे पास मनी है, 100 रुपए हम किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% साधारण ब्याज की दर से, और 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो हमें कंफर्म 1 साल में 15%, 2 साल में कितना 30% सर हमें ब्याज मिलेगा। हम कंफर्म हो गए, 100 रुपए अगर निवेश करेंगे 30 रुपए ब्याज होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर ही अप्लाई होता है। बहुत अच्छी बात है। अब फिर कह रहा कि एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड व्हेन दैट सम इन्वेस्ट, वही सेम सम जो 100 रुपए है भैया, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, ध्यान दीजिएगा 20% पर एनम 1 ईयर के लिए, लेकिन हाफ ईयरली कंसीडर की जाती है, तो उनका अंतर 432। आप बताओ आप लोग क्या लिखे थे, अगर 20% पर एनम है, अगर हम बोल दें 1 साल में 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज संशोधित की जाएगी, तो बताओ 1 साल में कितना ब्याज लगेगा। सर 1 साल में 20% है तो 6 महीने में 10%, पहले 6 महीने में 10% और अगले 6 महीने में 10% प्लस 10% पे 6 महीने पे इंटरेस्ट भी लगेगा। यानी अगर 2 बार हमें इंटरेस्ट निकालना, 2 साल के लिए निकालना है, तो नेट चेंज से भी निकालते थे सर, ये आप लोगों को सब बता चुके सर। 21%, यानी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हाफ ईयरली 1 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21% होगा। तो दोनों के ब्याज का अंतर भैया दिया गया है कितना, 432 रुपए दिया है।
तो यानी 9 रुपए की 9% की वैल्यू 432 सम बताना है। तो भाई 9 की वैल्यू इतना, 9% की वैल्यू 432 है ना, इनका अंतर 9 है, 432 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ सॉल्व कर लें, 1% की यहाँ निकाल लें। तो 432 डिवाइड बाई 9, 9 चौक 36 ना, 9 36, 9 8 72, यानी 1 की वैल्यू 48, तो 100 की वैल्यू कितना होगा 4800। वाह, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। मतलब आसान है भाई, ये कितनी बार आपको बता चुके हैं, ये आपको समझना पड़ेगा ओरली। 100 रुपए को एसआई के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल में 15%, 2 साल में 30%। 100 रुपए को ही सीआई से इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल के लिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हाफिली ब्याज देना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ भाई 1 साल में अगर 1 साल में 2 छमाही है तो हर 6 महीने में 10% दे रहा है, यानी 10% अकॉर्डिंग 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग समझोगे, 1 साल का निकल आएगा 21%। अंतर दिया फिर निकाल लो, बिल्कुल आसान है। चलो इसको बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है भाई। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, कैंडिडेट पी गॉट 50% लेस वोट देन क्यू, had Q got 200 less than would have been a tie. What is the 8 times of the number of total vote polled? क्या बात है पढ़ो ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट है भाई, मतलब कौन है, P और Q है भाई। अगर टोटल वोट जितने पड़ेंगे 100% जो भी पड़ेंगे P और Q में बटेगा, तो P got 50% लेस वोट देन Q, P को Q से 50% कम मिले, यानी अगर Q को 100 वोट मिलेंगे, चलो इसको हटा दो, Q को 100 मिलेंगे तो P को कितना मिलेंगे, 50% मिलेंगे भाई, 50% कम मिले, ठीक है ना, वेरी गुड। हैड Q गॉट 200 वोट लेस, कह रहा कि यदि Q को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाती। वाह, मतलब कितना दिमाग लगाया है। यदि Q को 200 वोट कम मिलते तो बराबरी हो जाती, तो कुल पड़े मतों की संख्या का 8 गुना क्या है। तो आप चाहे परसेंटेज में लगाओ चाहे रेशियो में लगाओ, बताओ क्या परसेंटेज में लगाएंगे रेशियो में लगाएं। हम इसको 100 मानेंगे तो इसको 50 मानेंगे, यानी P और Q के बीच टोटल वोट कितना मिलेगा, 150 हो जाएगा। या कुछ लोग ऐसे करेंगे, कहेंगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे सर P और Q में बट रहा है तो P गॉट 50% लेस देन Q, 50% की वैल्यू 1 बटा 2, यानी ये P है ये Q है, यानी Q को 2 मिलेगा P को 1 मिलेगा, ये आपके ऊपर है, यानी टोटल कितने 3 वोट मिलेंगे। और चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे रेशियो में करो, जैसा इजी लगे भाई। अब ये कह रहा है कि भैया कि अगर Q को 200 वोट कम मिलते, यानी अगर Q में 200 कम कर दो भाई, ये रेशियो में था, अगर Q में 200 कम कर दो तो P के बराबर हो जाए, तो यही कह रहे हैं 200 कम कर दो P, यानी द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q और 200, मतलब लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो कि भैया इनका अंतर कितना, इधर आएगा तो इधर आएगा इधर आएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितना 200 ना, 2 और 1 का अंतर 200, 1 की वैल्यू 200, तो क्या कह रहा है, तो 3 कुल पर मत पड़े, 3 की वैल्यू 600, यानी 600 वोट टोटल पड़े, तो जो कुल पड़े मतों की संख्या का 8 गुना, 600 टोटल पड़े तो 6 8 4800, कहीं है नहीं भैया, 8 टाइम्स ऑफ द 6 8 4800 होनी चाहिए भाई, नहीं है। मतलब ये कहने का मतलब है, यहां से भी देखो, यहां से भाई 50% की वैल्यू 200 हुआ, 100 की वैल्यू, अरे यार यही कह रहे 3, 50 की वैल्यू 200 हुआ ना, अंतर 50% की वैल्यू 200 हुआ, तो कुल पड़े मतों का, तो पड़े मत कितना 150 की वैल्यू कितना हुआ, सही है भाई 600 कुल पड़े, इसका 8 गुना, 8 से 4800, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुल पड़े मत 800 होंगे, इसका 6 गुना 4800 होगा भाई, हम सही हैं, ये ऑप्शन गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे, कंफ्यूजन मत करिएगा भाई। देखो, एक अप एंड ड्राइव वाज मार्क 50% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड 100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। आपको पता है कोई आर्टिकल है ना, उसको डिस्काउंट पर बेचा जाता है, जितने में बेचा है उसी पर लाभ लेंगे, यानी खरीदेंगे उससे कम में, बस आंसर। आपको क्या कह रहा भाई, एक पेन पर लागत मूल्य 50%, अ पेन वाज मार्कअप 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी जो सीपी होगा, एमपी होगा और एसपी होगा, ऐसे बना लोगे ना भाई। जो किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस होगा सीपी से 50% अधिक होगा, मतलब 100 रुपए सीपी होगा और 150 मार्क प्राइस, 150 में मार्क किया होगा, बस। अब कह रहा है कि दुकानदार फिर भी रुपए का, अब ये भी कह रहा ना, इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए प्रॉफिट का मतलब हुआ, हम क्या कहते हैं सीपी और एसपी में अंतर 100 रुपए का है, 100 रुपए का लाभ लिया, यानी बेचा कितने में, 100
100% प्लस 100 में बेच दिया। यदि दुकानदार फिर भी रुपए का लाभ कमाता 100 है, अच्छा, इफ शॉप को स्टिल मेड अ प्रॉफिट 100 रुपए देन ही फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन। अच्छा ये भी ध्यान दो, एंड अबो एंड ही अलाउ डिस्काउंट 100 रुपीज, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, 100 रुपए का छूट देता। आप बताओ छूट देने के बाद कितने में बेचेगा? 150 रुपए एमआरपी है, 100 रुपए का डिस्काउंट देगा, कितने में बेचेगा भाई? 150 में 100 घटाओगे नहीं ना, इसके अकॉर्डिंग कितने में बेचेगा सर? 150% माइनस 100 में बेचेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कितने में बेचेगा भाई? 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का प्रॉफिट लेके बेचा, इसके अकॉर्डिंग बेचा सर 100% और प्लस 100 रुपए में, तो दोनों के अकॉर्डिंग बेचा, तो दोनों के अकॉर्डिंग भले भले बेचा, लेकिन वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना, बराबर कर दो, मतलब ये वैल्यू बराबर है, ये कहने का मतलब है इसका। अच्छा क्वेश्चन दिया भाई साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। आप कहोगे सर ये मतलब एमपी पर डिस्काउंट दिया 100 रुपए का, फिर कितने बेचा? 150 में से भाई 100 कम कर दोगे, खरीदा 100 रुपए में, 100 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो कितने बेचेगा? 100% प्लस इतना, तो दोनों का सेलिंग प्राइस एक ही तो है, डिस्काउंट की बात बेचे, प्रॉफिट ले उसी पर, तो जब बराबर कर देंगे तो भाई ये 100 इधर आएगा, तो 50% की वैल्यू ये इधर चलाएगा, जाएगा डायरेक्टली 200, 50% की वैल्यू 200 हुआ, तो क्या चाहिए? देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेन, तो 50% की वैल्यू 200 हुआ, तो 150 निकाल लो माइनस 100, और चाहे 100% निकालो प्लस 100, तो चलो 100% निकाल लें, 100 की वैल्यू कितना हुआ? यानी 400, और एसपी की बात करोगे तो 400 ये हुआ भाई, और 100 रुपए ये हुआ, कहोगे सर 500 रुपए हुआ, यानी बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। वेरी गुड है तो साहिब भाई, बहुत क्वेश्चंस ये सब आप लोग सॉल्व करोगे, लाए थे 35। अच्छा ये सब बताओ, आप लोग बता दोगे नहीं तो बता लोगे, हमें पता है ये सब आसान आसान क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन वाला आपको कल की क्लास, इससे पहले वाली क्लास में प्रॉपरली बताए थे, ये आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग 20 मिनट में एटलीस्ट, हम नहीं कह रहे 35 सॉल्व कर लोगे, लेकिन 20 मिनट में डेफिनेट आप लोग 25 से 30 क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लोगे, अगर ऐसा पेपर आएगा तब। यानी ये क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है भाई, हम बता के समझा के सॉल्व करें, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे तो जैसे होता ना कि अर्जुन का जो तीर का निशान होता मछली के आसपास एरिया में नहीं, मछली की आंख पे होता, वैसे जो भी जब आप लोग सॉल्व करने बैठोगे भाई, क्वेश्चन और ऑप्शन पे होगी कि हमें क्या करना, क्वेश्चन कितना पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस के रूप में वहां मतलब इंप्लीमेंट करना है आपके एग्जाम में, और वो आप लोग कर लोगे, समझदार हैं। तो चलिए भाई, आई होप आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सब में कुछ और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, जिसका यूज आप लोग किस में, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम देने में करोगे, और बहुत सारे जो है जो लाइंड अप हैं एग्जाम, यानी जिसमें अर्थमेटिक के पोर्शन आते हैं, वो सब सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, उन सब में करोगे। तो चलिए भाई, अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।